वसीम साहब, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। आप देखते होंगे हिंदुस्तान में कि लोग कितनी हेड स्पीच देते हैं। उनसे कितना फर्क भारत पे कुछ पड़ता है। इलाकाई पार्टियों ने एक रवैया बना लिया है कि 1 2 3 MP जीते या 10 5 MLA जीते और उन्होंने सरकारों से बार्गेनिंग करना शुरू कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि आज के समय में विपक्ष अपनी भूमिका सही से निभा रहा है या नहीं? विपक्ष अपनी भूमिका बिल्कुल भी सही नहीं आपके निभा रही। नज़रिए से भाजपा और कांग्रेस में कौन सी पार्टी ने पसमानदा समाज और गरीब तबके के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है? मैं एपी वसीम, आप देख रहे हैं सच टाइम न्यूज़ चैनल। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो किसी के परिचय के मोहताज नहीं है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनको लोग काफ़ी जानते हैं और हर कोई ऐसा ज़िला नहीं है जहाँ उनकी पहचान ना हो। और उनका सामाजिक संगठन है जो हर ज़िलों में मौजूद भी है। आइए हम बात करते हैं। इरफान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सिस्टम चैनल पर। साथियों, आपके चैनल के माध्यम से, सच टाइम के माध्यम से मैं आपको सभी को मुबारकबाद पेश करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आप मेरे आवाज़ पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब। इरफान भाई, पहले तो आप अपना पूरा परिचय दीजिए आपके संगठन के बारे में हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम मोहम्मद इरफान मंसूरी और एक ज़माने से मैं भारतीय पसमानदा मुस्लिम समाज और मंसूरी बिरादरी की एक तंजीम है, ऑल इंडिया इस्लाहुल मंसूर। ये दोनों तंजीमें रजिस्टर्ड हैं। इन दोनों को मैं चला रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे कुछ सवाल आपसे करने हैं। स्टार्ट करें? जी बिल्कुल। देखिए, पहला सवाल आपका यह है इरफान भाई, क्योंकि आपने 20-25 साल पहले की राजनीति को करीब से देखा है। उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में आपको सबसे बड़ा फर्क कहाँ दिखाई देता है? वसीम साहब, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, पहले जो राजनीति थी उसमें प्यार कहीं ना कहीं झलकता था। पार्लियामेंट और विधानसभा के अंदर कुछ चंद होते थे जो उस वक्त सरकारें होती थी, विपक्षी की पार्टियां उनसे सवाल करती थी और सत्ता पक्ष ये समझता था कि ये हमें रोक टोक करके हमारी इस्लाह करते हैं और जो हम गलत काम करने की कोशिश या हम रास्ते से भटक जाते हैं उसको ये रोक करके सही राह दिखाते हैं। उस वक्त की सरकारें ये समझा करती थी। लेकिन आज की सरकारें इसका उल्टा कर रही हैं। वो तो विपक्ष को बिल्कुल ख़त्म करने की हर वक्त कोशिश करती है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे, पिछले दो दशकों में पसमानदा समाज की राजनीति भागीदारी को आप कैसे आंकते हैं? देखिए, पसमानदा जो लफ्ज़ है इसके हिंदी में कहते हैं पिछड़ा। मुसलमानों में 90% आप मान लीजिए कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है जी। और आज़ादी से आज तक मुसलमान भारत का पिछड़ा हुआ है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशात ये चीख चीख कर कहती हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमान की हालत दलितों से भी बदतर है। मगर सरकार फिर भी कोई कदम नहीं उठाती कोई उनके लिए। कदम नहीं उठाती। आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने कोई भी इनको तरक्की दिलाने के लिए, इनको मुख्य धारा में लाने के लिए कोई ऐसा अभियान नहीं चलाया कि इनकी पसमानदगी को दूर किया जा सके। क्या आपके नज़रिए से भाजपा और कांग्रेस में कौन सी पार्टी ने पसमानदा समाज और गरीब तबके के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, एक आज़ाद मुल्क होने के बाद लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। जी। कांग्रेस की ही सरकार में तमाम ऐसे दंगे हुए जिसमें मुसलमानों के कारोबार भी तबाह किए गए, ख़त्म किए गए और मुसलमानों की स्थिति भी उन्हीं की सरकार में ज़्यादा बदतर हुई। मुल्क आज़ाद होने के बाद मुसलमान तकरीबन 30 से 35% तक सरकारी नौकरियों में थे,
लेकिन आज हम 1% भी नहीं। ये कांग्रेस की देन है। भाजपा से तो हम कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो ये मानती है कि मुसलमान हमें वोट नहीं देता, और हम देते भी नहीं। मुसलमान क्यों देंगे? क्योंकि उनकी बुनियाद ही, उनकी पार्टी की बुनियाद ही मुस्लिम मुखालफत पर है। वो मुखालफत छोड़ दें तो शायद देश का मुसलमान उनको वोट देने के लिए सोच सकता है। चलिए, आपको क्या लगता है कि आज के समय में विपक्ष अपनी भूमिका सही से निभा रहा है या नहीं? विपक्ष अपनी भूमिका बिल्कुल भी सही नहीं निभा रहा। कैसे? अगर ये अपनी भूमिका सही निभाता तो देश के कोने कोने में कहीं भी मॉब लिंचिंग हो जाती है। दाढ़ी टोपी वालों को देख करके चाहे जब चाहे जहाँ उस पर तरह तरह के नारे लगवाने के लिए पाबंद किया जाता है, उसको दबाया जाता है, कहा जाता है कि इस तरह के नारे लगाएं। तो अगर विपक्ष मजबूत होता तो इस तरह की हरकतें हमारे मुल्क के अंदर नहीं होती। मगर विपक्ष तो काफ़ी स्तर से आवाज़ उठाता है अगर ऐसी कोई घटना होती है। देखो, पहले जैसे राहुल गांधी थे 19 में और अब में कितना फ़र्क है। जनता कहती है कि राहुल गांधी बहुत बदल चुके हैं, और समाजवादी की पार्टी को भी देख लो। तो ऐसे मुद्दे होते तो आवाज़ तो वे उठाते हैं, मगर सरकार नहीं सुनती, क्या करें? नहीं, देखिए, अगर सरकार न सुने, आप मुद्दा उठाइए तो सही। ये लोग वो मुद्दे उठाते हैं कि जहाँ इनको ये लगता है कि हमारा वोट बैंक यहाँ नहीं खिसकेगा, तो वो मुद्दा तो ये उठा लेते हैं। लेकिन जहाँ इन्हें थोड़ा सा भी महसूस होता है कि दूसरा फरीक, यानी दूसरा तबका, दूसरा समाज, दूसरी बिरादरियाँ हमसे नाराज़ हो जाएंगी, तो ये उस मुद्दे को गोल कर जाते हैं और हमारी आवाज़ ये बिल्कुल नहीं उठाते। चलिए, अच्छा, छोटी पार्टियों की राजनीति और बड़ी पार्टियों की राजनीति में आपको क्या अंतर महसूस होता है? छोटी पार्टियाँ, इलाकाई पार्टियाँ हों, अच्छी बात है, लेकिन कुछ इलाकाई पार्टियों ने एक रवैया बना लिया है कि 1, 2, 3 एमपी जीते या 10-5 एमएलए जीते और उन्होंने सरकारों से बार्गेनिंग करना शुरू कर देते हैं। उससे जो लोग वोट देते हैं उनको, तो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। अच्छा, इस जैसे छोटी-छोटी पार्टियाँ हैं, अभी शायद आपने न्यूज़ देखी होगी कि चुनाव आयोग ने कुछ पार्टियों पर बैन भी लगाया है क्योंकि वो कभी चुनाव भी नहीं लड़ती। हाँ, कुछ लोगों ने ये भी रवैया बना लिया है कि कुछ लोग इकट्ठा हुए, एक सियासी पार्टी का निर्वाचन आयोग में रजिस्ट्रेशन करा लिया और उस पार्टी के नाम पर उन्होंने चंदा वसूलना शुरू कर दिया। तो नंबर 2 का पैसा नंबर 1 में लाने के लिए तमाम सरमाएदार, उनको फैक्ट्रीज के मालिक पैसा देते हैं। उनका इसी से काम चलता है। उनको चुनाव लड़ने और ना लड़ने से कोई मतलब कोई नहीं। मतलब नहीं। ये निर्वाचन आयोग का अच्छा फैसला है। चलिए, आपके हिसाब से पसमानदा समाज की सबसे बड़ी समस्या कौन-सी है? शिक्षा, रोजगार या राजनीतिक प्रतिनिधित्व? बहुत अच्छा सवाल है आपका। पसमानगी का मतलब ही ये है कि मुसलमानों को जो पछाड़ दिया गया, यानी शिक्षा में वो बहुत पिछड़ा हुआ है, जी। रोजगार में बहुत पिछड़ा हुआ है, आर्थिक स्थिति उसकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, सियासी तौर पर तो बिल्कुल ही उसे अछूत बना करके सियासी पार्टियों ने रख दिया। आज हालत ये है कि मुसलमानों का वोट तो सबको चाहिए, लेकिन उनकी समस्याओं पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। अगर ये सियासी पार्टियां मुसलमानों के मामलात को लेकर के एक बार गंभीर हो जाएं, तो मुसलमानों की दशा और दिशा बदली जा सकती है। चलिए, आपको लगता है कि आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ पसमानदा समाज तक सही से पहुंच पा रहा है या नहीं? नहीं पहुंचता, क्योंकि बैकवर्ड में जो मुसलमान है, जिसका जो रिजर्व कोटे में आते हैं, तो हिंदू समाज में भी हैं। जो हिंदू समाज में बैकवर्ड हैं वो सक्षम हैं, और वो हमारा जो कोटे का फ़ायदा है खुद उठा लेते हैं। उसका लाभ भी हमें नहीं मिल पा रहा। हम तो ये कहते हैं कि 1950 में, जो 1950 तक
तमाम ऐसी बिरादरियां हैं पेशेवर जिनको अ, पेशेवर बिरादरियों के तहत उनको आरक्षण मिलता था, एससी का लाभ मिलता जी। था। लेकिन अनुच्छेद 341 पर इन्होंने धार्मिक पाबंदी आयद करके उसको ख़त्म कर दिया, एससी का दर्जा। जी। तो एससी का दर्जा हमारा वो बहाल कर दें तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों की तमाम आर्थिक स्थिति बदली जा बदली सकती है। जा सकती है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ था? कौन-सी जातियों को हुआ था? किन लोगों को फ़ायदा हुआ था इसमें आर्टिकल 341 हटाने से? 341 हटाने से नहीं, 341 पर से धार्मिक पाबंदी, यानी कि धार्मिक वाली। अगर हिंदू धोबी है तो उसे लाभ मिलेगा, हुँ। हिंदू खटीक है उसे लाभ मिलेगा, हुँ। और हिंदू जुलाहा है उसे लाभ मिलेगा। अगर मुस्लिम जुलाहा है उसको नहीं मिलना उसे है। 341 में लाभ नहीं मिलेगा। मुस्लिम धोबी है उसे लाभ नहीं मिलेगा। मुस्लिम कसाब है उसे लाभ नहीं मिलेगा। तो वो लाभ बजाय मुसलमानों के हमारे हिंदू भाइयों को पहुंच गया, मगर वो धार्मिक के उस पे है। धार्मिक की बुनियाद पर। चलिए। अच्छा, राजनीति में इतने लंबे समय तक सक्रिय रहने के बाद आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? बहुत अच्छा सवाल है आपका वसीम साहब। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 25-30 साल की सियासी ज़िंदगी में ये दामन पाक है, किरदार साफ है। वरना हमने देखा है कि 2-4 साल 5 साल सियासत में आए, जी। तमाम पैसा कमाया और कीचड़ अपने कपड़ों पे लगाई और आउट हो गए। लेकिन अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि एक ज़माने से हम अ, समाज में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, कोशिश करते हैं कि जितना अल्लाह पाक हमसे करा ले हम लोगों की खिदमत करते हैं। जी। हमारा दामन पाक है, हम पर कोई दाग किसी तरह का या कोई इल्ज़ाम नहीं है, अल्लाह का करम है। चलिए, अगर आज के युवा राजनीति में आना चाहे तो आप उनको क्या सलाह देंगे? मेरी तो ख्वाहिश ये है कि नौजवानों को सियासत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। पहले शिक्षा हासिल करें, उसके बाद सियासत में भी आना चाहिए, क्योंकि देश की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। जी। आज वो युवा हैं, कल बुजुर्ग भी बनेंगे। तो अगर वो देश की सियासत में हिस्सा लेंगे तो देश को कैसे चलाया जाता है, अगर उसने सियासत में कोई हिस्सा नहीं लिया, सियासी सूझबूझ वो नहीं रखते, और कल वो एमएलए बन जाए, सांसद बन जाए, तो वो कैसे चलाएंगे? तो वो कारकर्दगी की अगर उन्हें जानकारी होगी, समझते होंगे कि हम बाद में क्या कर सकते हैं, तो इसलिए सियासत में आना उनका ज़रूरी है और वो देश का भविष्य है। जैसे आपने भी बहुत अच्छा जवाब दिया। जैसे आपने युवा को ऊपर जवाब दिया है, मैंने अक्सर देखा हिंदुस्तान में लगभग 4 से 5 सांसद ही ऐसे हैं जिनकी उम्र 26 और 27 और 28 के बीच में रही होगी। तो आपको भी पता होगा, जैसे इकरा हसन है, संजना जाटव राजस्थान की एक सांसद है। ये 4-5 लोग युवा ही हैं, बाकी युवा तो कोई है नहीं। जी हाँ, तो युवाओं को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि अच्छे लोगों को भी सियासत में आना चाहिए। अच्छे लोग हट जाएंगे तो बुरे लोग इसमें दाखिल हो जाएंगे, जी। पेशेवर सियासतदान दाखिल हो जाएंगे और वो समाज का नुकसान करेंगे, जैसा कि देखने में आ रहा है। चलिए, आने वाले 5-10 सालों में भारत की राजनीति किस दिशा में जाएगी, आप क्या अनुमान लगाते हैं? देश के हिंदू मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को इकट्ठा होकर संविधान मुखालिफ ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए इकट्ठा होना पड़ेगा और सत्ता में ऐसे लोगों को कब्जा कराना पड़ेगा, काबिज कराना पड़ेगा कि जो संविधान के मानने वाले हों। आज देखा ही जा रहा है कि संविधान कुछ कहता है और हुकूमत हमारी कुछ करती है। वो संविधान का कहीं कहीं उल्लंघन करती हैं। एक हुक्मरान होने के नाते, चाहे वो प्रदेश के मुखिया हों, देश के मुखिया हों, कभी कभी उनके बयान इस तरह के आते हैं कि वो लोगों के दिलों को चीरते चले जाते हैं। उन्हें तो दिल जीतना चाहिए, वो दिलों को तोड़ रहे हैं। उन्हें दिलों को तोड़ने का नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने का काम करना चाहिए था। वो ऐसी मसनत पे बैठे हैं, ऐसी कुर्सी पे बैठे हैं तो उन्हें समाज को जोड़ना चाहिए था। लेकिन समाज को तोड़ने का काम अगर वो लोग कर रहे हैं तो आने वाला वक्त और ज़्यादा ख़राब होगा। चलिए। अच्छा इरफान भाई, आप देखते होंगे हिंदुस्तान में
के लोग कितनी हेड स्पीच देते हैं, उनसे कितना फर्क भारत पे पड़ता है? देखिए, जज्बाती स्पीच, हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। हमेशा इस तरह की स्पीच होनी चाहिए जिससे हिंदुस्तान का हर आवाम एक माला के रूप में हो। यानी किसी भी एक गुलदस्ता देखिए आप, जी उस गुलदस्ते के अंदर तरह तरह के फूल अगर नहीं होंगे तो गुलदस्ता कहाँ रहा। एक ही तरह के फूल अगर आपने रख दिए तो जी उसमें चमेली भी हो, गुलाब भी हो, गेंदा भी हो, कमल भी हो, सभी तरह के फूल होने चाहिए। जी तो बाग जो है ना, वही होता है जिसमें तरह तरह के पेड़ होते हैं। तो इसलिए जी। अच्छा, जैसे विपक्ष के नेता काफी सालों से जेल में रहे थे, अब वो लगातार जेल से रिहाई उनकी हो रही है। पहले आजम खान आए, फिर अब्बास अंसारी के लड़के उमर आए, और शायद कल कल परसों इरफान सोलंकी भी जेल से जी बाहर आई। जी। तो इस पर कुछ कहना चाहोगे? उनको न्याय मिल रहा है, ये अच्छी बात है, और इसमें और तेज़ी आनी चाहिए। जब तक किसी पर अभी आरोप लगता है ना, आरोप लगा करके उनको जेल में डाल दिया, जी और जो आरोप लगा था वो सिद्ध नहीं हुआ, तो कई कई साल तक वो आरोप सिद्ध नहीं होता और वो नेता या आम नागरिक जेल में पड़े रहते हैं। इसको मेरे ख्याल से चेंज होना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया जो है ना, थोड़ा आसान होना चाहिए, और जब तक आरोप सिद्ध ना हो तो तब तक उन्हें जेलों में रहना का कोई ऐसा वो नहीं होना चाहिए। उनकी जमानतें जल्द से जल्द होनी चाहिए। चलिए, आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे, आप अपने अनुभव के आधार पर भारत के मुसलमानों और पसमानदा समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? किसी शायर ने खूब कहा है कि तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। मेरी आंख के आंसू तेरी आंख से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, साथ चलते तो बहुत दूर निकल सकते थे। केपी वसीम साहब, आज जो मुल्क के हालात हैं इतने बद से बदतर हैं, और ख़ासकर मुसलमानों के हालात, मुसलमानों पर जहाँ जहाँ देखा जाता है जुल्म और ज़्यादती इस तरीके से हो रही है, तो उसको रोकने के लिए हुकूमतें और विपक्षी पार्टियां सही काम करें, अन्यथा आने वाला वक्त और ज़्यादा ख़राब होगा। और इसके लिए मैं ज़्यादातर मुसलमानों को ही कसूरवार मानता हूँ। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमने पीछे चलने की आदत पता नहीं कहाँ से डाल दी। कोई भी कहीं से भी निकल के एक आदमी आता है और पार्टी बना करके खड़ा हो जाता है, हम सारे लोग उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन हमने कभी अपने भविष्य के लिए नहीं सोचा। हमें खुद मुत्तहिद होकर सियासी ताकत बनना था, जो हम नहीं बन सके। आज मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जरा करके तो देखें। उत्तर प्रदेश में किसी निषाद के ऊपर जुल्म करके देखें, किसी चौधरी के ऊपर जुल्म करें, किसी पटेल कुर्मी पर जुल्म, और करें किसी राजभर पर जुल्म, नहीं कर सकते। क्यों? कि राजभर बहुत छोटी तादाद में है, लेकिन सियासी तौर पर मुत्तहिद होकर वो 4-5 एमएलए लाकर जी हुकूमत में साझेदार है। निषाद हुकूमत में साझेदार है, पटेल हुकूमत में साझेदार है, चौधरी हुकूमत में साझेदार है, और जबकि उनकी तादाद पूरे प्रदेश में कुल लाखों में गिनी जाती है, लाखों, और मुसलमान करोड़ों में है उत्तर प्रदेश में। तो ये अपनी एक सियासी ताकत बनाकर, एक सियासी पार्टी बनाकर दूसरी पार्टियों से समझौता करके, अलायंस करके हुकूमत में साझेदार क्यों नहीं बन सकता? इसे भी साझेदार बनना पड़ेगा, तभी इसे के मसाइल हल होंगे। मगर इरफान साहब, जो आपने सियासी पार्टी की बात की है, मगर सियासी पार्टी तो थी पहले कि जो अयूब थे, उनकी शायद पीस पार्टी भी थी, मगर उसमें तो मुसलमान एकजुट नहीं हो पाया। मैं डॉक्टर अयूब साहब के लिए नहीं कह रहा, पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन मुसलमानों को सियासी तौर पर मुत्तहिद होना पड़ेगा, और मुत्तहिद होकर दूसरी सियासी पार्टी, हम कहते हैं किसी के भी साथ
आप जाइए, डॉक्टर अयूब साहब हों, ओवैसी साहब हों, मुस्लिम मजलिस हो, मुस्लिम लीग हो, यूडीएफ हो, कोई भी पार्टी हो, आप उसके साथ इकट्ठा होइए और फिर देश की अलग अलग पार्टियों से आप अलायंस कीजिए। आसाम में यूडीएफ है, माई अलायंस होता है। केरला के अंदर मुस्लिम लीग है, उसका अलायंस होता है। जी और हैदराबाद में यानी तेलंगाना में एमआईएम है, वहाँ पर तमाम पार्टियां उससे अलायंस करती हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ी तादाद होने के बावजूद हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? हम एक अपनी एक सियासी पार्टी बनाकर, एक सियासी ताकत बनकर और दूसरी पार्टी से अलायंस करके सत्ता में भागीदार क्यों नहीं बनते? मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बार बार ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हम सियासी कुव्वत बनकर सियासत से इक़्तिदार की कुंजी तक हासिल नहीं कर पाते कि हमारे बगैर कोई सियासत तक, हुकूमत तक नहीं पहुंच पाएगा, कोई सियासी पार्टी हुकूमत तक नहीं जा पाएगी। तो जब तक हमारा भला होने वाला नहीं है, हमें अगर इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, तो हमें सियासी तौर पर भी मुत्तहिद होना पड़ेगा। एक चीज़ और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब जब जिस कौम में खानों की होड़ लगी होगी, आज मुसलमान खाने पर जान दे रहा है, चाहे वो ब्याह शादी हो। और देखिए आप मुसलमानों के मोहल्ले में कितने होटल खुल रहे हैं, होटलों की लाइन लग जाती है और शाम को मुस्लिम नौजवान खानों के होटलों पर भीड़ लगाए रहते हैं, लाइन लग जाती है खानों के लिए। साथियों, जो कौम खाने पर जान देती है उसका हश्र यही होता है। खानों पर जान देना बंद करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये उन नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ कि खानों पर नहीं बल्कि शिक्षा पर, सियासत पर और इत्तेहाद पर अपना टाइम लगाएं, उस पर ध्यान दें। और एक चीज़ और मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूँ कि ब्याह शादियों में जो फालतू के खर्च होते हैं उसको थोड़ा कम करें, उस पैसे को अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगाएं, गरीबों को लगाएं और नबी करीम की सुन्नतों पर अमल करते हुए हमें देश में भाईचारा कायम करना है, देश को आगे बढ़ाना है। मैं आपके माध्यम से यही पैगाम देना चाहता हूँ कि देश में अगर हमारे यहाँ हिंदू भाई आकर के ईद पर समैया खाता है तो इस देश का मुसलमान भी अपने हिंदू भाई के यहाँ जाकर गुंजिया खाता है। अगर वो हमारी ईद को हमारे सीने से यानी हमारे गले मिलते हैं तो हमारे मुस्लिम नौजवान भी दशहरा, होली और दीपावली को उनके यहाँ जा कर के उनको त्योहारों की बधाइयाँ देते हैं। ऐसा हमारे देश का माहौल है। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ सियासी पार्टियों ने जो जहर घोलने की कोशिश की है उसको हमें नाकाम करना है और वही मोहब्बत पुरानी वाली हमें ला करके फिर देश को आगे बढ़ाना है। और इस देश को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, फिर देश को सोने की चिड़िया इंशाल्लाह हमें बनाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भारतीय पसमानदा मुस्लिम समाज के पदाधिकारी हैं, समर्थक हैं, ऑल इंडिया इस्लाहुल मंसूर के पदाधिकारी हैं, समर्थक हैं, उन सब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि सच टाइम्स की जो हमारा इंटरव्यू है वो देखेंगे और इनके और भी इंटरव्यू आते हैं वो सब आप देखा करें और सब्सक्राइब किया करें।